डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम डेडलॉक अवॉइडेंस के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। उसके साथ साथ डेडलॉक अवॉइडेंस का जो फर्स्ट एल्गोरिदम है, जिसे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम बोला जाता है, उससे भी विद एग्जाम्पल हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हमें डेडलॉक अवॉइडेंस के बेसिक आइडिया को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं और समझते हैं कि डेडलॉक अवॉइडेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जो कर्नल है, सिस्टम है, वो अपने पास एक डेटाबेस मेंटेन करता है। आप इसको डेटाबेस बोल सकते हो। और इस डेटाबेस में बेसिकली होती क्या है, इसमें प्रेयर इंफॉर्मेशन होती है। प्रेयर इंफॉर्मेशन होती है या आप इसको बोल सकते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये जो प्रेयर या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये है किसकी? ये है प्रोसेस की और रिसोर्सेज की। ठीक है जी। डेडलॉक अवॉइडेंस में होता कुछ यूं है कि जो कर्नल है, जो सिस्टम है, वो अपने पास एक डेटाबेस मेंटेन करता है, या आप इसको बोल सकते हो वो अपने पास सम काइंड ऑफ प्रेयर इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन रखता है प्रोसेसेस की और रिसोर्सेज की, क्योंकि वो इन प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर फर्दर डिसीजन लेता है। अब वो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है? वो इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि अगर कोई प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट होना है, तो उसको अपनी पूरी एग्जीक्यूशन में कितने रिसोर्सेज, मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज उसको चाहिए होंगे, या हम बोल सकते हैं कि वो अपनी पूरी एग्जीक्यूशन में कितने रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट देगा, रिक्वेस्ट डालेगा कि उसको वो रिसोर्सेज चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं और फ्यूचर में वो कितने रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा। हाँ, अगर किसी प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है तो जितने भी रिसोर्सेज उसको चाहिए, वो किस ऑर्डर में उन रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट डालेगा। वो पहले स्पीकर की रिक्वेस्ट करेगा, वो पहले प्रिंटर की रिक्वेस्ट करेगा या स्कैनर की करेगा। उसका जो ऑर्डर है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास स्टोर करता है। तो मैं इस पूरी कहानी को दोबारा से बताऊं। कर्नल या सिस्टम अपने पास प्रेयर इंफॉर्मेशन रखता है प्रोसेसेस की और रिसोर्सेज की, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पर वो एनालाइज करता है कि अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स की, उसको वो रिसोर्स देना है या नहीं देना। वो ये देखेगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P1, उसने रिक्वेस्ट डाली कि उसे फलां रिसोर्स चाहिए, तो जैसे ही वो उसकी रिक्वेस्ट करता है प्रोसेस P1 किसी रिसोर्स की, तो कर्नल फौरन से जो उसने अपने पास इंफॉर्मेशन रखी हुई है उस प्रोसेस की, वो उसको एनालाइज करेगा। वो ये देखेगा कि अगर इस रिसोर्स को एलोकेट कर दिया जाए इस प्रोसेस को, तो क्या सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। सेफ स्टेट का मतलब ये है कि सिस्टम में डेडलॉक अकर नहीं होगा, ना अभी ना फ्यूचर में। अनसेफ का मतलब यह है कि सिस्टम डेडलॉक में जा सकता है, वो इमीडिएटली भी जा सकता है, वो फ्यूचर में भी जा सकता है। यहां पर आप देखो, मैंने डायग्राम बनाई हुई है, गेल्विन में सेम ऐसी यही डायग्राम है। दो स्टेट्स हैं, अनसेफ और सेफ। अनसेफ का मतलब है कि सिस्टम के डेडलॉक में जाने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो जाएगा ही जाएगा डेडलॉक में, उसके चांसेस हैं। तो जो कर्नल है उसने इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर उस प्रेयर इंफॉर्मेशन, वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया प्रोसेस की को, और उसने ये डिसाइड करना है कि क्या प्रोसेस जिस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको मैं अलॉट कर दूं या नहीं करूं। अगर तो सिस्टम रहेगा सेफ स्टेट में, तो कर्नल उस रिसोर्स को एलोकेट कर देगा प्रोसेस को जिसने उसकी रिक्वेस्ट डाली। अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में रहेगा तो उससे जो कर्नल है वो ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये अनसेफ स्टेट में जा रहा है, तो वो पेंडिंग रहने देगा उसकी रिक्वेस्ट को। अब इस पूरी कहानी को हम रियल लाइफ एग्जांपल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया कि मुझे आपके ऑफिस को विजिट करना है और मुझे कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना है। तो मैंने उसे बोला मोस्ट वेलकम, आप ऑफिस आ जाओ। अब इसी टाइम पर मैंने अपने ऑफिस का जो बॉय है, ऑफिस बॉय, उसे भेजा कि आप जाओ 2 गिलास फ्रेश जूस के ले आओ।
वो 2 गिलास फ्रेश जूस के ले आया, लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त मेरे पास पहुंचे, वो जो दोस्त जिसने मेरे पास आना था उसके साथ उसके 2 और कलीग्स भी थे, यानी वो कितने लोग हो गए, वो 3 लोग हो गए। अब यहां पर सिस्टम क्या हो गया जी, अनसेफ स्टेट में आ गया। तो मैंने अपने पीएन से ये बोला कि आप ऐसा करो, जो 2 जूस के गिलासेस हैं वो इनको सर्व कर दो, एक बंदा जो है, जो तीसरा बंदा है वो तब तक वेट कर ले, तब तक आप जाओ और आप एक जो है वो जूस का गिलास और बनवा लो। अब नेक्स्ट टाइम फिर से मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया कि मुझे विजिट करना है आपके ऑफिस को और कुछ डिस्कशन करनी है। तो इस दफा मैंने क्या किया, मैंने पहले उससे पूछा कि भाई ये बताओ आप मैक्सिमम कितने लोग ऑफिस में आओगे, मैक्सिमम। तो वो मुझे बोलता है कि मैक्सिमम 5 लोग हो सकते हैं। तो इस दफा मैंने क्या किया, मैंने अवॉइडेंस अप्रोच को यूज किया। मैंने अपने ऑफिस बॉय को, पीएन को ये बोला कि आप ऐसा करो कि 5 जो जूसेस के गिलास हैं वो ले आओ। जैसे ही वो लोग आए, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा, सिस्टम अनसेफ में नहीं गया और उनको हमने वो सर्व कर दिए। अब बेसिकली जो पॉइंट हम यहां पर समझना चाह रहे हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि अवॉइडेंस की अप्रोच जो है, अवॉइडेंस का जो मेथड है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, प्रायर इंफॉर्मेशन। हम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको यूज करते हुए डिसीजन लेते हैं, उसको एनालाइज करते हुए डिसीजन लेते हैं, ताकि हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकें, डेडलॉक अवॉइडेंस कर सकें। एक और एग्जांपल इसकी हम ले लेते हैं ताकि मजीद इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट को हम कवर कर सकें। फॉर एग्जांपल, मुझे जाना है कोटा दूसरे से लाहौर। मैं घर से निकला, मैं जैसे ही टर्मिनल पर पहुंचा तो मुझे वहां पर जाके पता चला कि आज इन बसेस की जो सर्विसेज हैं वो बंद है, यहां से कोई गाड़ी लाहौर नहीं जाएगी। नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से लाहौर जाना है, तो मैं इस दफा बजाय इसके क्या डायरेक्ट वहां टर्मिनल में पहुंच जाऊं, मैंने उनका जो है वो नंबर ट्रेस किया, मैंने कॉल की और पूछा टर्मिनल से कि क्या आज आपकी जो सर्विसेज है वो अवेलेबल हैं, क्या कोटा से लाहौर के लिए गाड़ियां जा रही हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल जा रही हैं। मैंने अपनी सीट को रिजर्व करवाया और जाके वहां पर चला गया। अब मैंने दूसरे केस में प्रायर इंफॉर्मेशन ले ली, मेरे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वही प्रॉब्लम जो मुझे पहले फेस करना पड़ रहा था उसको मैंने अवॉइड किया। यहां पर हमारा जो सारे का सारा फोकस है वो कहां पर जा रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऐसा ही हो रहा है, जो कर्नल है उसके पास सभी प्रोसेसेस और रिसोर्सेज की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसने अपने पास एक डेटाबेस बनाई हुई है। जैसे ही कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है वो पहले उसको एनालाइज करता है कि क्या फ्यूचर में या अभी अगर इसको ये रिसोर्स एलोकेट कर दिया जाए, कोई सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या अनसेफ स्टेट में रहेगा। सेफ स्टेट में रहेगा तो जो रिसोर्स है उस प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, अगर अनसेफ में रहेगा तो उसको पेंडिंग में रखा, उसको वो रिसोर्स नहीं दिया। अब इसका एक नुकसान हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि जो प्रोसेस है उसको एक लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो रिसोर्स अभी अवेलेबल था, उसको किसी और प्रोसेस ने होल्ड नहीं किया हुआ था, फिर भी उस प्रोसेस को वो जो रिसोर्स है वो नहीं मिल सका जो कि उसको चाहिए ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सके। अब जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि ये जो डेटाबेसेस हैं या जो कर्नल है उसको कैसे पता चलेगा कि किस प्रोसेस ने किन रिसोर्सेज के लिए फ्यूचर में रिक्वेस्ट करना है, उसको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। तो होगा कुछ यूं कि जो भी प्रोसेस जिसने एग्जीक्यूट होना है वो पहले डिक्लेयर करेगा कि उसको अपनी एग्जीक्यूशन में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, एक सीपीयू है, एक प्रिंटर है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल मेमोरी है, हमारे पास है P1, P2, P3। हमारे पास अवेलेबल है सीपीयू के 5 इंस्टेंसेस, मतलब इसकी 5 कॉपीज हैं या 5 सीपीयूज हमारे पास मौजूद हैं। प्रिंटर है 3 और मेमोरी है 2। प्रोसेस 1 को पहले बताना है कि उसको अपनी एग्जीक्यूशन के लिए फॉर एग्जांपल 2 सीपीयू चाहिए, एक प्रिंटर चाहिए, एक मेमोरी चाहिए। वो पहले कर्नल को बताएगा, वो डिक्लेयर करेगा अपने सारे के सारे जो उसके फ्यूचर प्लान है रिसोर्सेज को लेकर के उसको अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए इतने इतने रिसोर्सेज चाहिए। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस, जो कि सेकंड डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक है। अब हमने सबसे पहला जो इसका एल्गोरिदम है, बेसिकली 2 एल्गोरिदम्स होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम और दूसरा होता है बैंकर्स एल्गोरिदम। अब जहां पर
रिसोर्सेज के एक ही इंस्टेंस होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर 5 इंस्टेंसेज हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। जहाँ पर रिसोर्सेज का एक ही इंस्टेंस होगा वहाँ पर यूज़ किया जाता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। जहाँ पर रिसोर्सेज की मल्टीपल इंस्टेंसेज होती हैं, मल्टीपल उसकी कॉपीज आप बोल सकते हो, या मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम को। तो आज की इस वीडियो में हमने जो फर्स्ट एल्गोरिथम है जिसको आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बोलते हो उसको विद एग्जांपल कवर करना है। तो मैं इसको इरेज करके प्रॉपर हम जो है उसकी विद एग्जांपल हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम की, जो कि है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। हमने पहले इस पर बात की कि जहाँ पर भी सिंगल इंस्टेंस होंगे रिसोर्सेज के, वहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है, इसको किस लिए यूज़ करते हैं। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इस ग्राफ से जो प्रोसेसेस में रिसोर्सेज की एलोकेशन है वो हमें पता चल रही है, वो हम देख पा रहे हैं एक ग्राफिकल वे में। बेसिकली ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है इसको यूज़ किया जाता है ताकि हम जो डेडलॉक है उसको मोस्ट प्रिसाइजेबल वे में देख सकें, उसको समझ सकें। तो अब ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ग्राफ की, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ जिसको बोलते हैं वर्टेक्स और दूसरी जिसको बोला जाता है एजेस। अब वर्टेक्स जो है वो दो तरह के हैं, एक प्रोसेस और दूसरा रिसोर्सेज। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोसेसेस हैं और ये रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स है R1, R2, प्रोसेसेस हैं P1 और P2। जबकि जो एजेस हैं वो 3 तरह के हैं। सबसे पहला जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट एज। अब ये जो एज है इसकी जो डायरेक्शन है इनको हमें समझना है। अब सबसे पहले इसको देखिए, ये जो रिक्वेस्ट एज है, अब ये जो एज है इसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, रिसोर्स की तरफ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये Pi है और ये Rj है तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स ऑफ J के लिए। P of I इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स ऑफ J। इसी तरह से जो असाइनमेंट एज है, अगर किसी रिसोर्स को असाइन कर दिया जाता है या एलोकेट कर दिया जाता है उस प्रोसेस को, तो इस एज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये देखिए, अब ये जो R of J है ये असाइन कर दिया गया किसको, P of J को। ठीक है, वैसे तो ये दो तरह के एजेस ही होते हैं, रिक्वेस्ट एज और असाइनमेंट एज, लेकिन यहां पर हमारे पास एक तीसरी टाइप भी है एज की जिसको बोला जाता है क्लेम एज। ये बिल्कुल रिक्वेस्ट एज की तरह ही है, लेकिन यहां पर जो ये एज है ये डॉटेड है। ठीक है जी, ये एक लाइन में नहीं है बल्कि ये डॉटेड आपको यहां पर एरो नजर आ रहा है। अब ये जो क्लेम एज है ये बेसिकली क्या है, क्लेम एज का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है ये इन फ्यूचर आने वाले टाइम में इस रिसोर्स को क्लेम कर सकता है, इसकी रिक्वेस्ट डाल सकता है फ्यूचर में। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर Pi और Rj की, तो ये कोई भी जो प्रोसेस है ये अगर ये वाला साइन का मतलब है कि ये इन फ्यूचर इस रिसोर्स के लिए क्लेम कर सकता है, इसको फ्यूचर में अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए इस रिसोर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर कोई प्रोसेस है वो जी यहां पर उनके दरमियान है क्लेम एज, किसके लिए, रिसोर्स J के लिए, कि इन फ्यूचर ये जो प्रोसेस है ये इसका क्लेम कर सकता है। उसके बाद जब इसने इसको क्लेम किया, रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट डाली, फिर क्या होगा, फिर इस एज को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से, इस साइन में। ठीक है जी, प्रोसेस आई रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स J, प्रोसेस आई रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स J, ये है जिसको आप बोलते हो रिक्वेस्टिंग एज या रिक्वेस्ट एज। अब जैसे ही इसकी रिक्वेस्ट को कर्नल फुलफिल कर लेगा तो ये जो एरो है इसका एज ऐसे हो जाएगा जी, ये देखिए Rj। अब ये जो रिसोर्स है Rj ये असाइन हो चुका है किसको, P of I यानी कि प्रोसेस ऑफ I को। जब उसने इसको यूज करके रिलीज कर दिया फिर से वही कहानी हो जाएगी, वही क्लेम एज जो कि डैश्ड लाइन वाला एज है वो यहां पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये पूरी कहानी है यहां पर। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। यहां पर हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं R1 और R2, P1 और P2 दो प्रोसेसेस हैं। अब ये जो प्रोसेस नंबर 1 है ये रिसोर्स नंबर 1 को असाइंड है, एलोकेट किया गया है।
जबकि प्रोसेस P1 इन फ्यूचर कैन क्लेम फॉर रिसोर्स नंबर 2। इसी तरह से ये जो प्रोसेस P2 है ये भी इन फ्यूचर जो है वो इसका क्लेम कर सकता है। ठीक है जी, इसका एरो इस तरह से बनना है। अब ये जो P2 है ये भी इन फ्यूचर रिसोर्स नंबर 2 का क्लेम कर सकता है, जबकि ये जो P2 है ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसकी, रिसोर्स नंबर 1 की। अब इस पूरी कहानी को समझने से पहले आप एक कंडीशन माइंड में रखोगे। कंडीशन कुछ यूं है कि ऑल रिसोर्सेज मस्ट बी क्लेम्ड इन एडवांस्ड, कि ये जो रिसोर्स एलोकेशन डायग्राम है इस ग्राफ में जो भी प्रोसेस जिस भी रिसोर्स के लिए क्लेम कर रहा है वो पहले एडवांस्ड उनको डिक्लेयर करेगा। यानी कि यहां पर हमें ये जो क्लेम एजेस हैं ये लाजमी इस ग्राफ में होने चाहिए, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि ये क्लेम एज हो ही नहीं, फ्यूचर में जिस भी रिसोर्स को क्लेम करेगा वो करेगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि कंडीशन ये है कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है इसमें जिस भी प्रोसेस को फ्यूचर में जिस भी रिसोर्स को क्लेम करना है उसका एज यहां पर उसका होना लाजमी है, जिसको आप क्लेम एज बोलते हो। तो अब फॉर एग्जांपल इस कहानी को हम समझें। अब यहां पर अगर आप देखो तो फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस 2 है वो एक टाइम ऐसा आया कि उसने इसके लिए रिक्वेस्ट डाल दी। जैसी रिक्वेस्ट डाली ये जो क्लेम, ये जो डैश्ड एज है ये रिक्वेस्ट एज में चेंज हो गया जी। अब होगा कुछ यूं, क्योंकि इन प्रोसेसेस की और इन रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन किसके पास है, कर्नल के पास, और कर्नल को उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है कि क्या अगर ये रिसोर्स इसको वो अलॉट कर दे, अगर ये रिसोर्स जो है R2 ये प्रोसेस 2 को मिल जाए तो सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या अनसेफ स्टेट में रहेगा। तो होगा कुछ यूं, जैसे ही वो एनालाइज करेगा वो इसकी रिक्वेस्ट को पेंडिंग में डाल देगा। पेंडिंग में इसलिए डालेगा क्योंकि फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, उसने ये जो रिसोर्स 2 है, रिसोर्स 2 इसको अलॉट कर दिया P2 को। तो हुआ क्या जी, ये रिसोर्स इसको एलोकेट हो गया, ऐसे ही होगा ना जी। तो ये हमारे पास जो है ये आप जिसको बोलते हो असाइनमेंट एज कुछ इस तरह से बन गया। अब फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर ये जो क्लेम्ड एज है प्रोसेस नंबर 1 का और R2 का, प्रोसेस नंबर 1 ने क्लेम कर दिया कि उसको R2 चाहिए, उसने रिक्वेस्ट डाल दी रिसोर्स नंबर 2 की। तो अगर आप देखो तो यहां पर एक सर्कुलर बन रहा है, यहां आप इसको बोलते हो सर्कल बन रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्या आ सकता है, डेडलॉक आ सकता है। हमने पढ़ी थी कंडीशन सर्कुलर वेट वाली। उसके अलावा भी जो बाकी 3 कंडीशन है वो यहां पर पूरी हो रही हैं। अगर ये R2 प्रोसेस नंबर 2 को एलोकेट कर दिया जाए और प्रोसेस नंबर 1 रिक्वेस्ट डाल दे R2 की, इस वजह से होगा कुछ यूं कि जो कर्नल जब एनालाइज करेगा तो वो इसकी रिक्वेस्ट को जो कि प्रोसेस नंबर 2 ने डाली रिसोर्स नंबर 2 के लिए उसको पेंडिंग में रहने देगा, उसको कंप्लीट नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो इसको ये अलॉट कर दे, इसको ये रिसोर्स दे दे तो सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। फ्यूचर में या इमीडिएटली हो सकता है कि यहां पर डेडलॉक आ जाए। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नुकसान अगर आप देखो तो ये जो रिसोर्स नंबर 2 है ये फिलहाल फ्री है, इसको कोई भी प्रोसेस यूज नहीं कर रहा, जबकि प्रोसेस नंबर 2 को इस रिसोर्स को मतलब अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स नंबर 2 चाहिए, लेकिन वो उसको नहीं ले पा रहा, कर्नल उसको नहीं दे रहा। क्योंकि अगर ये उसको एलोकेट कर दिया गया तो सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। दिस इज डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब एक बात आप माइंड में रखोगे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर कहीं पर भी सर्कल बन रहा है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, तो वहां पर जो कर्नल होता है वो किसी भी क्लेम्ड एज को या जो रिक्वेस्टेड एज है उसको असाइनमेंट एज में तब्दील नहीं करेगा, मतलब वो उसको रिसोर्स एलोकेट नहीं करेगा क्योंकि सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डेडलॉक अवॉइडेंस का, डेडलॉक एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम का। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बैंकर्स एल्गोरिदम को विद एग्जांपल कवर करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।